राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अरविंद सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। रवि प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि प्रताप जी का बहुत स्वागत है। अनंत अमित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अमित जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, एक बात तो राहुल जी ने सार्वजनिक कही थी कि 1 साल में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। दूसरी बात, जब मैंने राहुल जी के इस वक्तव्य पर इन लोगों को, एनडीए वालों को टटोलना शुरू किया तो उसमें बहुत जिम्मेदार लोगों ने हमसे कहा कि भाई साहब समय तो ठीक है, 1 ही साल लगना है जो राहुल जी बोल रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं। बोले 1 साल के भीतर आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एनडीए सरकार को 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाएंगे। बोले नया वर्ष का सूर्योदय होगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाजपा की सरकार 2/3 बहुमत के साथ खड़ी होगी और ये देश में बहुत मुद्दत के बाद ऐसा अवसर आएगा कि कोई सरकार संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ खड़ी हो। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, अच्छा तो होता कि राहुल जी ने इस भविष्यवाणी के साथ कि मोदी सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी, उसके पीछे का लॉजिक भी बताते कि किन कारणों से गिर जाएगी, क्यों गिर जाएगी, गिरने के पीछे का तर्क क्या है, तो उन्होंने बताया नहीं। खैर, आपने मुझसे पूछा है तो मैं इसका विश्लेषण करूंगा 2 आधार पे। एक तो ये देखूंगा कि जो आदमी इस तरह का बयान दे रहा है वो कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और दूसरा उस आदमी के बयान कितने सही हुए हैं, उसकी फॉरकास्टिंग कितनी खरी उतरी। अब पहला, राहुल जी कौन है? तो राहुल जी प्रतिपक्ष के नेता है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ उनकी कुछ और भी उनके साथ क्रेडिबिलिटी जुड़ी है। क्या जुड़ी है कि भ्रष्टाचार के केस में ये व्यक्ति बरसों से जमानत पे बाहर है। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से झूठ बोलने के आरोप में 2 बार, एक बार मौखिक रूप से और दूसरे बार लिखित रूप से माफी मांग चुके हैं। तीसरा, इस व्यक्ति को अभद्र भाषा के आरोप में गाली गलौज के लिए भारत के 2 न्यायालयों ने दंडित किया है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस व्यक्ति के बयानों को लेकर कहता है कि एक देशभक्त से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। चौथा, इस व्यक्ति का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से समझौता है और उसको कांग्रेस ने या राहुल जी ने कभी सार्वजनिक नहीं किया है। और अंतिम मैं तर्क दूंगा कि पश्चिम में जाके इतना डेस्परेट हो गए थे कि पश्चिमी ताकतों से अपील किया है इस व्यक्ति ने कि भारत में उनको हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि भारत में लोकतंत्र खतरे में। अब दूसरा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, समय की कमी है। 19 में कहा, मोदी को चोर कहा, लोग डंडे से मोदी जी को पीटेंगे और मोदी आने वाले नहीं है, उल्टा मोदी बम्पर बहुमत से आए। 2024 में इन्होंने कहा कि लिख कर रख लो, मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मोदी जी जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन गए। हरियाणा के चुनाव में कहा टाटा बाय बाय फिश, बीजेपी खत्म, हरियाणा से कांग्रेस खत्म हो गई। महाराष्ट्र के चुनाव में वही राग दोहराया गया, ठीक है अरविंद जी। तो ये एक लंबा इतिहास है। इस व्यक्ति की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है और जो बोलते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होता है। तो ये राहुल जी का जो बयान है उसका कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी और मजबूत होगी मुझे लगता है। रवि प्रताप सिंह जी, कई बार मैं तो चूंकि थोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं तो कई बार कुछ ऐसे सगुन शायद भी होते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होता जिसकी जितनी आप जिसके बारे में अशुभ भविष्यवाणियां करोगे वो उतने खूंटा और मजबूत कर लेगा। मैं 2 उदाहरण देता हूं। अखिलेश जी, केजरीवाल जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, 4 लोग 2 लोगों के जाने कितनी बार भविष्यवाणी कर चुके, योगी और मोदी। क्या
और सब ये कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास आ गई सूचना, कंफर्म है, इस बार जा रहे हैं, कोई नहीं बचा सकता क्या। और बाबा लखनऊ में और दिल्ली में योगी मोदी उतना ही मजबूत हो जाते हैं क्या। और जो भविष्यवाणी करता है वो और सिकुड़ जाता है, एक्सक्यूज हो जाता है क्या। केजरीवाल जी जब भविष्यवाणी कर रहे थे तो दिल्ली में सरकार थी, सरकार भी गई। अखिलेश जी की पार्टी कांग्रेस, राहुल जी ने कहा था कि हमने मोदी के 56 इंच के सीने को 36 इंच कर दिया, गुब्बारे में पिन छुबो दिया क्या। वो बंगाल जीत गए जो कभी सपने में नहीं सोचा होगा किसी ने, और ऐसा जीते बाप रे बाप, जैसा विधानचंद्र राय नहीं जीते बंगाल, ज्योति बाबू नहीं जीते। रवि भाई ये तो आप जान ही रहे, जैसा बंगाल विधानचंद्र राय नहीं जीते, जैसा बंगाल ज्योति बसु नहीं जीते, वैसा बंगाल मोदी जीत गए। रवि जी। अमिताभ भाई, बड़ी जिम्मेदारी से आपने बहुत प्रश्न हमसे पूछे और अरविंद भाई ने भी बहुत कुछ कहा, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट दीजिएगा, डिस्टर्ब मत करिएगा। जी जी जी। देखिए, सरकारें जब बनती हैं अमिताभ जी, तो विपक्ष हमेशा कहता है कि 1 महीने में गिर जाएगी, 1 साल में गिर जाएगी, 2 साल में गिर जाएगी। एक राजनीति में कहने की बातें होती हैं, लोग कहते हैं, और पहले भी बहुत लोग कहे हैं। अब मेरे भाई ने अभी कहा था। दूसरी बात मैं एक और बताऊं अमिताभ जी की, आज से पहले भारत के इतिहास में कोई भी गठबंधन की सरकार कभी दावे के साथ नहीं कहती थी कि 2/3 बहुमत से हमारी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रतिनिधित्व हो जाएगी, वो सरकार जो स्वयं गठबंधन पे है। क्योंकि 25 जून 2023 को जिस अजीत पवार जी के ऊपर ईडी और सीबीआई गई थी और एसआईटी का गठन हुआ, और 2 जुलाई 2023 को वही जो है वित्त मंत्री बन गया 70,000 करोड़ रुपए वाले। तो ऐसे कर करके इस भाजपा ने 123, मैं कह रहा हूं 123 कांग्रेस को लोगों से 240 में, मैं डेटा में आपके साथ कह दिया, ढूंढते रहेंगे अरविंद भाई। अरविंद भाई ने कहा कि उस व्यक्ति की देखनी चाहिए क्रेडिबिलिटी क्या है। सुन लीजिए अरविंद भाई, आप तो मुखौटा लगा के बैठते हैं कांग्रेस के, भाजपा के। 2016 में जिस आदमी ने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स है 5 और 18 होने चाहिए, वो भारत की सरकार को 9 साल बाद पता चला। जिस व्यक्ति ने कहा कि 3 काले कानून है किसानों के, उसको भारत की सरकार को 9 महीने बाद 750 किसानों की मौत के बाद माफी के साथ वापस करना पड़ा। जिस नोटबंदी पे उस इंसान ने कहा कि आपकी जीडीपी 2% गिर जाएगी, वो 2% जीडीपी गिर गई। जिस कोरोना में उसने कहा कि भयंकर महामारी होगा, वो देश ने देखा कि महामारी हो गया, आप तो ताली और थाली बजवाते रहते। लैंड एक्विजिशन बिल जो आया था, उस आदमी ने विरोध किया, आपने वापस ले लिया। लेटरल एंट्री का बिल उसने विरोध किया, आपने वापस ले लिया। 28 फरवरी को वैश्विक संकट आया, जब वो व्यक्ति कहा कि वैश्विक संकट बहुत बड़ी आ रही है, तो आप मुकदमे दर्ज करा रहे थे, देशद्रोही कह रहे थे। आज 7-10 दिन के अंदर 7 रुपया तेल बढ़ गया, रोज बढ़ रहा है। नयारा ने तो 17 बढ़ा दिया, नयारा ने 17 बढ़ा दिया। और तो और सुन लीजिए, ये हाल हो गया कि सोना से लेकर के खाने के तेल सब पे संकट हो गया। अडानी के ऊपर उस आदमी ने कहा कि ट्रंप उस केस को बंद करेगा, लिख के देता हूं, बंद कर दिया ट्रंप ने। तो ये बताइए कि 9 महीने गिना दी उस व्यक्ति ने, 9 भविष्यवाणी की, ये 10वीं भविष्यवाणी है। अब आ जाइए, आप कह रहे थे कि उसको कितने लोग गंभीरता से लेते हैं। अरे भाई, जिस तरीके से चुनाव की विधा को आप लेकर के आए हैं, आप चाहते हैं कि इस देश में रसिया और नॉर्थ कोरिया जैसा चुनाव हो, 99% वोट पड़े, एक नेता हो, एक पार्टी हो, एक विधान हो, कोई बाहर खड़ा हो तो उसका पता ना चले। आप उसी पथ पे अग्रसर हैं। और अरविंद भाई का भी है, विश्लेषण करिए तो दिल खोल के विश्लेषण करिए, बायस होकर चश्मा लगा के मत करिए। मैंने गिना दिया आपको, गलत हो तो बताइए, माफी मांगूंगा। ठीक है, ठीक है, अशोक जी के पास चलूंगा। नहीं, माफी तो खैर क्या है, राजनीति में सभी बोल ही रहे हैं जिसको जैसा। लेकिन मैंने जो बात कही थी रवि भाई, मैंने कहा था कि खड़गे जी और राहुल जी पहले 6 महीने का अल्टीमेटम दिए थे कि 6 महीने मोदी नहीं टिक पाएंगे। ठीक, पहले तो ये कह रहे थे मोदी बना ही नहीं पाएंगे सरकार। मेरी बात हो गई चंद्रबाबू से, ऐसी खबरें आती थी कि एक्स ने वाई चंद्रबाबू की बात राहुल गांधी से करा दी, और वाई ने नीतीश कुमार की बात राहुल गांधी से करा दी। बोलो सेट हो गया, अब कुछ नहीं, बन नहीं सकती सरकार। बनी, और ऐसे बनी कि नीतीश बाबू जहां मोदी जी को देखते थे वहीं चरण स्पर्श करने को उद्यत हो जाते थे। मोदी जी मना करते कि नहीं तुम्हें हमारी कसम, पाँव न छू, नहीं मानते थे। इतना उनके मन में श्रद्धा भक्ति आ गई।
और चंद्रबाबू ने क्या कहा, रुक जाओ तो भाई रुको, चंद्रबाबू ने क्या कहा, जिन पर आपने मंगलसूत्र पहन लिया था जिनके नाम का चंद्रबाबू के, उन चंद्रबाबू ने क्या कहा, आपका मंगलसूत्र भी खंडित हो गया। उनने कहा नमो का मतलब नायडू प्लस मोदी इज इक्वल टू नमो, लो कर लो बात। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि 2035 तक तो मोदी कहीं नहीं जा रहे। राहुल जी एक नई थ्योरी लाए हैं, लेकिन मैं अशोक जी के पास चलूंगा ये सवाल लेके। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं जो ज़्यादा गंभीर बातें जानूं, मैं तो मोटर गांव देहात की मोटी बात जानता हूं। मेरी धारणा है, आप सहमत हो जरूर, लेकिन मेरी धारणा है, वही प्रश्न है, भारत की राजनीति में इस वक्त दो लोग ऐसे हैं अशोक जी, जिनके बारे में अशुभ न बोलिए, अशुभ बोलेंगे वो और ताकतवर हो जाएंगे। एक का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरे का नाम योगी आदित्यनाथ। आप काटो इस बात को, मैं 10 उदाहरण दूंगा कि जब आपने उनका अशुभ बोला कि नहीं अब ये खत्म हो गए, फिनिश हो गए क्या, तो वो और ज्यादा ताकतवर हो गए। आज स्थिति ये है कि पंचांग में मुहूर्त देखना है, तृणमूल में सारी व्यवस्था हो गई, हम भी जान रहे आप भी जान रहे, बोलो चाहे ना, क्या सारी व्यवस्था हो गई है। कई सांसदों ने टीएमसी के सारे पदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, कार्यक्रम शुरू हो गया है। क्योंकि टीएमसी के सांसद कह भी रहे कि जब पार्टी छोटी हो गई तो अब लोकसभा अब राज्यसभा में इतने मेंबर रख के क्या करेगी पार्टी। जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं दुकान में सामान, तो सेल्समैन रख के क्या करोगे, सेल्समैन क्या करेंगे, लूडो खेलेंगे दुकान में। जब ग्राहक ही नहीं आ रहा तो सेल्समैन काय का। अशोक जी नहीं, सच्ची बात कही मैंने, जो गांव देहात में समझ में आया एटा एटा बाबा, बहुत ज्यादा सैद्धांतिक बातें जनता नहीं समझती जी। अमिताभ जी देखिए, आपको याद होगा श्रीलंका का विद्रोह, रिवोल्यूशन और राजपक्षे ब्रदर्स, आपको याद होगा नेपाल का विद्रोह, आपको याद होगा बांग्लादेश का विद्रोह, ये सब क्यों हुआ था। वहां की जो सरकारें थी ये अपने आप को ऑलमाइटी मान रही थी कि हम सर्वशक्तिमान हैं, जिसको चाहेंगे या पक्ष विपक्ष सबको कुचल देंगे, लेकिन जाना पड़ा ना। तो यहाँ पर जेएनजी का आक्रोश आपने देखा। जब मैं समझ गया, आप राहुल गांधी का, आप देखो अशोक भाई की, मैं इसीलिए इनको प्यार करता हूं, ये प्यार करने लायक आदमी। इन्होंने असली बात बताई, राहुल गांधी नहीं, वो खुद क्रेडिट ले रहे थे, अशोक भाई ने सही असली बात बताई कि हम नहीं कुछ करेंगे, हम तो इस बात की मन्नत मना रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा हो जाए। ठीक है, अब ठीक है, बात तो साफ हुई कम से कम। मैं यही दिमाग लगा रहा था कि आखिर सरकार जाएगी कैसे। अशोक जी अमिताभ जी देखिए, 2 दिन की बनी हुई पार्टी, 2 दिन की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी सीमाओं को परे जाकर के कई गुना युवाओं का जो पोलराइजेशन देखा। और ये सरकार को थर्मामीटर लगा के चेक करना चाहिए कि देश के युवाओं के अंदर कौन सी आग धधक रही है, कौन सी ज्वाला धधक रही उन युवाओं के मन में, जो इस तरह से 2 दिन के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा युवा पोलराइज हो जाते हैं सरकार के खिलाफ। कोई तो बात होगी। अशोक जी, ये आग कांग्रेस और सपा क्यों नहीं पकड़ पाई? ये आग, ये धधकते शोले, दहकते शोले सपा को और कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई दिए? वो छोले खाने में लगे रहे, इधर शोले धधकते रहे। अशोक जी देखिए, समाजवादी पार्टी ने इसका, जो आपने कहा कि सपा को क्यों नहीं दिखा, समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया। जैसे बढ़िया स्वादिष्ट खाना खा रहा है वो कोई आदमी, अब बीच में कंकड़ पड़ जाए, अरे दांत चमक गया यार, उसी तरह का दांत चमकाया हमने लोकसभा चुनाव 2024 में। यार एक चीज को कितना बनाओगे आप, एक चेक को हर क्लियरिंग में लगा देते हो यार। नहीं, आप भाजपा से सब बात कर लीजिए, जैसे 2024 की बात करेंगे, अरे यार दांत चमक गया, साला कंकड़ कहाँ फंस गया। ये देखिए, ये इस तरह का जो लग रहा है कि हम ऑलमाइटी हैं, ऑलमाइटी वगैरह कुछ नहीं होता अमिताभ जी। ठीक है, आपके पास आज सारी संस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा कुछ है, आप जिसको चाहें उसको जो चाहे वो कर दें, लेकिन आम जनमानस, आज खासतौर से युवा अमिताभ जी, हम लोग सभी लोग सीबीसी कराते हैं, ब्लड की जांच, खून की जांच, और सीबीसी में तमाम जो अप्स डाउन्स निकलते हैं, लेकिन अगर इस देश के युवाओं का सीबीसी आप कराएंगे ना,
तो उनका भविष्य बहुत खराब है, उनका सेहत बहुत खराब है। पेपर लीक ने उनका सीबीसी खराब कर दिया है, उनका हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, सारा सिस्टम उनका कोलैप्स होने के कगार पर अमिताभ जी। और जवानों का भी सीबीसी कराइए अब इस देश की यूथ का, वो भी बहुत खराब जा रहा है। सीबीसी किसका बढ़िया जा रहा है? भाजपा का। उसका कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, आयरन सब एकदम बढ़िया चल रहा है जी। मोदी सरकार का सीबीसी एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन इस देश के नौजवानों का, इस देश के छात्रों ठीक का, है अशोक भाई, किसानों का, ठीक है, ठीक है, सबका सीबीसी ठीक, खराब चल ठीक। रहा है। और यही स्थिति, यही विस्फोटक बनेगी। सरकार को चुनाव आने जी, दीजिए। ठीक है, अभी चुनाव बहुत दूर है, 29 बहुत दूर है, साल भर का मसला है। राहुल गांधी ने 12 महीने का टाइम सेट किया है, उसी की समीक्षा हो रही है। अभी चुनाव तो दूर है, उससे पहले तो उत्तर प्रदेश में 2-2 हाथ हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अशोक भाई ने कहा, मैं उस पर चर्चा 2 दिन कर चुका, लेकिन फिर भी अब अशोक जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा तो उस पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। मुझे नहीं पता 2 करोड़ फॉलोअर हो गए इंस्टा पर और ट्विटर पर और किस पे, फेसबुक पे, हो सकता सुबह तक 3 भी हो जाए। वो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो लोग कॉकरोच पार्टी बनाए हैं और जो लोग कॉकरोच पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या कॉकरोच पार्टी के नाम का सिंदूर अपनी अपनी राजनीतिक मांगों में डालकर सधवा हो रहे हैं, उन सबसे मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ दिल्ली में 10 लाख आदमी जुटा लो। 2-3-4 करोड़ है ना उनके फॉलोअर, 10 लाख आदमी जुटा लो और 10 लाख आदमी आमरण अनशन पर दिल्ली में बैठ जाए। अशोक जी, मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं कहूंगा यह क्रांति हो गई, बांग्लादेश और नेपाल से भी बड़ी। बाकी कहानी है मित्र, क्या रील बनाओ डालो, कुछ लोग काकरोच का डाल रहे, कुछ लोग हिट का डाल रहे, कुछ छिपकली पार्टी बना रहे, तमाशा हो रहा है यार। आप लोग उनके सिंदूर से सदमा होना चाहते हो यार, गजब बात है। आप 50 साल से राजनीतिक दल चला रहे हो, काहे के लिए चला रहे हो? अगर आपको काकरोच से सदमा होना है, 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, वो कहे काकरोच भैया तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। गजब बात है। आपको युवाओं की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, आप युवाओं के भरोसे सत्ता पाना चाह रहे हो। नहीं, राहुल गांधी को, अखिलेश जी को आमरण अनशन पर बैठना चाहिए था। ये कौन सी पार्टी बनी? काकरोच पार्टी बनने से पहले युवाओं के लिए। क्या आप 10-15 दिन अनशन नहीं कर सकते? आपकी आंखों में चमक आ गई जैसे काकरोच की फोटो देखी, हो सकता है मन में काकरोच की आरती भी बना ली हो, ओम जय काकरोच देवा। ऐसा क्यों कर रहे हो? राहुल जी छोटी पार्टी के नेता हैं क्या? मुझे अच्छा लगता कि दिल्ली के रामलीला मैदान में दोनों भाई बहन अनशन पर बैठते कहते प्राण दे देंगे जब तक ये नीट का मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा। राहुल जी, प्रियंका जी, तो मैं रवि जी की तारीफ करता, कहता कि हाँ अब पार्टी ने धारदार अभियान चलाया है। कुछ नहीं कर रहे, फेसबुक पर खेल रहे हो ठंडे में, नहीं चलेगा। खैर, अनंत अमित जी, अभी तक ये अशोक जी का इस मामले में धन्यवाद, क्योंकि अभी तक हम भी इस मामले में भटक रहे थे कि आखिर राहुल जी ने ये बात किस आधार पर कही। अशोक जी ने उसको अनावृत कर दिया कि आधार ये है कि हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि काकरोच, जैसे कल की अवतार होना है ना, वैसे काकरोच अवतार हो गया है चूंकि भारत में, तो इस काकरोच अवतार से हम लोगों को मुक्ति का रास्ता मिलेगा, ये हमारे मुक्तिदाता बनेंगे और ये ऐसा काम करेंगे यहाँ जो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, और उससे फिर हम लोग सरकार में आ जाएंगे। आप बात समझ में आ गई। राहुल जी का साल भर का रोड मैप यही है कि कॉकरोच कुछ करेंगे, फिर वो तो लड़के हैं, वो तो सरकार से संभाल नहीं पाएंगे, फिर सरकार हम संभाल लेंगे। अनंत अमित, भाई अनम्यूट करिए। भैया जी, हमें तो देश के लोगों से एक बात सर्वप्रथम कहनी है देश के पहरेदारों से, संभल के रहना इन देश के गद्दारों से। अभी एक कॉकरोच पार्टी की भैया जी बात हो रही थी। हमारे बिहार झारखंड में कॉकरोच को तेलचट्टा कहा जाता है। तेलचट्टा, अब तो हीट वूट आ गई, दिल्ली उल्ली में हीट वूट से मारते हैं, हमारे यहाँ नमक से मारते थे तेलचट्टा को।
तो ये नमक हलाल जो नमक हराम लोग हैं, इनको जिस तरीके से जो एक साजिश रची जा रही है, ये जो लोग हैं, ये लोग हैं कौन? ये ध्रुव राठी, अभिजीत, अर्पित, ये कौन लोग हैं? ये कौन से देश से बैठकर और भारत के युवाओं को जो बहकाने की बात कर रहे हैं? अभी अशोक भैया बात कर रहे थे, श्रीलंका की बात कर रहे थे, अभी बांग्लादेश की बात कर रहे थे, ये नेपाल की बात कर रहे थे। अशोक भैया, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। हिंदुस्तान के 90% लोगों में, इस देश के खून में यहां का नमक बसता है। इसलिए इस देश के युवाओं से ऐसी अपेक्षा मत रखिए। इस देश के युवाओं ने सरकारें भी बदली है, लोगों ने देखा है किस तरीके से। और जो एक नैरेटिव सेट करने की बात की जा रही है, अभी अरविंद भैया ने तमाम ऐसे उदाहरण दिए। निश्चित तौर पे इस देश में जब से राहुल गांधी जी ने कल एक बैठक करी, बैठक में उन्होंने अल्पसंख्यकों की बैठक करी और बात क्या की कि अब मुसलमान, अल्पसंख्यक मत कहिए, मुसलमान कहिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो सर्वप्रथम तो राशिद साहब का बयान आ गया कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, इनके यहाँ 2 मुसलमान हैं, एक का नाम पढ़ते हैं इमरान प्रतापगढ़ी है, एक का नाम इमरान मसूद है। अभी दोनों में नूरा कुश्ती चल रही है कि भाई कौन अल्पसंख्यकों का बड़ा नेता है। खैर ये इंटरनल मामला है। लेकिन आपने सही कहा, आज सारे पॉलिटिकल विपक्ष के पार्टियों को 2 लोगों से बड़ी दिक्कत हो गई है, एक माननीय नरेंद्र मोदी जी और एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी। जब पश्चिम बंगाल में भी ये लोग जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से वो जो काबा और मदीना आंखों में बस रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये काली की धरती है, ये दुर्गा की माटी की धरती है, और वहां के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और सुपड़ा साफ कर दिया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया, विगत 8 महीने बाद चुनाव है, और आज राहुल गांधी जी को जो बातें याद आई है, मुसलमान कह रहे, इनके तो एक मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। तो आप ये बताइए कि उसी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। आप तो भैया जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इस देश का पहला ब्रिगेडियर उस्मान जो कि शहीद हुआ था युद्ध में, लेकिन आज तक क्या कांग्रेस या विपक्षी दल उनके घर गई? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके यहां जाते हैं। अब्दुल हमीद 1965 की लड़ाई में मारा गया, गाजीपुर का जवान था, उसके यहां 2015 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, पूरे परिवार को दिल्ली बुलाते हैं। रवि जी अनम्यूट करो जी आनंद जी। कब तक आप इस देश के युवाओं की नसों से सोडियम निकाल करके गुमराह करोगे? बात करो हाजीपुर स्टेट पे, बात करो इस दोनों महंगाई पे, कब तक करोगे आप? कब तक इस देश को करोगे झूठा? हिंदू मुसलमान जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहा है, तो ये देश कि पेट्रोल 103 रुपया लीटर हो गया, सोना खरीदने नहीं दे रहे हो। युवाओं को देख 85 पे पहुंच गया है, 144 पे पहुंच गया, और सीआई में 146 पे पहुंच गए आप, 157 पे पहुंच गए, कर्जा 190 लाख करोड़ का ले लिया, और आपको शर्म नहीं आ रही है? देश के लोग जो गद्दार हैं, नमक आपने जो लोगों के सोडियम निकाल लिया शरीर से, और आप कर रहे हो एक वोट से गिरने के बाद सारी पार्टियों को तोड़ रहे हो, कह रहे हो हम जीत रहे हैं, तंत्र के सहारे हर जगह जीत रहे हो, और कह रहे हो हम जीत रहे हैं। 27 लाख लोगों को आपने वोट मांगने नहीं दिया और कह रहे हो कि हम जो जीत रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप इस देश का बेड़ा गर्क करने वाले हो। देश को जितना नुकसान आदरणीय मोदी जी से हुआ, किसी से नहीं हुआ, और आप सिर्फ जो है महिमा मंडन मत करो, जाओ सबसे बात करो। क्यों अंबानी को छोड़ दिया? कल तक जो कर रहे थे, बुलाओ एक 3 वाला फाइल आप चाइना में जा करके 7 मिलियन कंटेनर आपके वापस कर दिया चावल का, पूछो जा करके। तब तो नहीं पूछ रहे हो, 16 बार गए प्रधानमंत्री जी, जब सीएम थे तो 14 बार गए थे, आपके चावल के कंटेनर वापस कर दिया। चावल हम विदेश जाते हैं और ये कहते हैं कि भारत खतरे में है, भारत संतुलन 32 लाख करोड़ आपने पहुंचा दिया, और कैसे लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। तो दिखता ये बोल कहता है ऐसे भी अभी भी प्रवक्ता के पहन करके और चाचा कहने पे कहते हैं देश के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ नमक हरामी कर रहे हैं। अरे नमक के साथ हलाली करिए, लोगों को गद्दारी मत सिखाइए। और आप लोगों ने सब्जबाज सिखा करके इस देश का हाल किया है। देश में जवाहरलाल नेहरू ने वोट कभी गाली नहीं दिया, इंदिरा गांधी संविधान खत्म करने की बात करी, कभी गाली नहीं दी। आप ही के नेता थे दोनों लोग, कभी गाली देने का काम नहीं किए। कब से उनसे अरे गाली तो आप दादी से सीख लेते हैं, नाना से सीख लेते हैं, किसी से सीख लेते हैं। आपके हमारे गृह मंत्री सदन में गाली देते हैं 2 बार,
4 अरे महीने के अंदर आपने 2 तो बार युवराज गाली दिए। सदन में कहे कि 19 में कहा कि अगर मोदी जी को अगर बाहर निकलेंगे तो युवराज वो है जो 4 बार ड्रेस लाठी बदलता है। मारेंगे। तो मोदी जी ने कहा कि क्या कहा कि हम योगा करते हैं और योगा सीख लेंगे, लाठी की अगर लाठी पड़ेगी भी तो हम सैनिक की क्षमता रखेंगे। बेल पे हैं, शर्म नहीं आई कि वो जो है साकेत कोर्ट का ऑर्डर जाके पढ़ ले। पूरी आपकी सारे पार्टी लोग के मिल करके युवराज और युवराज की माता जी टी-शर्ट पहनने वाला सब लोग युवराज है, गेट पर हैं, 14 बार सब लोग ड्रेस पहन जमानत पर करके हैं, और वो और दुनिया बैठोगे को अपने जानते हैं। यहाँ जा करके एक वैनिटी बैन में, वो युवराज नहीं है। अरे देश रवि को जी, गुमराह करना बंद देश करिए, में सच का भ्रष्टाचार की सामना जंग करिए, अगर कोई लोगों पार्टी की है जिंदगी में तो राहत कांग्रेस दीजिए। पार्टी है। इसके लिए लोगों ने आपको चुना है। भ्रष्टाचार तो जाएंगे आप। सिखाया कांग्रेस वालों जीत ने तो जाएंगे तमाम आप। दलों को, जो भ्रष्टाचार में आपके आतंक गठबंधन सरकार के लोग बने हुए भ्रष्टाचार की हैं, बात करती चाहे है। वो सपा हो, भ्रष्टाचारियों आरजेडी को हो, वॉशिंग मशीन टीएमसी में हो भेज या करके अरविंद धुल करके केजरीवाल निकाल हो देती है। या अरे डीएमके शुभेंदु हो, अधिकारी तमाम जी लोग क्या आपके कहाँ साथ थे? हैं। ये कौन लोग हैं? कहाँ थे शुभेंदु अधिकारी? कहाँ थे आपके हेमंत बिस्व शर्मा? कहाँ थे पवार जी? ये सब भ्रष्टाचारी नहीं थे? कहाँ थे अनिल आपने जिंदल, बोला ना। कोयला घोटाले वाले? किसने कहा था वो? नहीं, ये बताइए, देखिए कोई भी दल अगर वो लोग आए, अगर वो भ्रष्टाचार अगर उन्होंने किया है तो उसका निर्णय अरे तो कोर्ट जांच करेगा। क्यों नहीं किए? उसका कैसे वो कोर्ट बरी हो करेगा ना। गए? क्या आप करेंगे? आप न्यायालय है क्या? 70,000 करोड़ का अपराधी जो न्यायालय है बुकलेट क्या? जारी आप करते ये थे, तय नहीं करेंगे ना, एक वो तो हफ्ते न्यायालय बाद, तय करेगा ना। 25 जून 2023 को आप कह रहे थे आपके अपराधी है, युवराज और 6 जुलाई युवराज को की आपने माता जी मंत्रा ने दोनों पकड़ा दिया। जमानत वो पे है, तो अपराध खत्म हो जमानत गया किसने साथ किया? में। न्यायालय ने किया ना। सारी तीसरी SIT खत्म हो ठीक गई। है। रवि जी अरे अभी आप रुकना होगा। ये आनंद कहिए जी दो कि रुकना हम होगा। जब- अमित जी, रवि जी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। भाई को नए तर्क लाओ। रवि जी, कांग्रेस में तो अभी मुझे पता फंड की थोड़ी कमी, लेकिन इतनी भी कमी नहीं। कुछ अच्छे लड़के रख भर्ती करो जो पार्टी को रिसर्च मटेरियल नया ला के दे। आप कहोगे तो हम भी आपकी व्यक्तिगत तौर पर मदद करेंगे इसमें। ये तर्क कुछ नए होने चाहिए। अब वही पुरानी बातें, हेमंता, शुभेंदु, वो आपने 10 चुनाव, एक सुन लो बात, कभी सुन भी लिया करो महाराज। उसी से तो आगे बढ़ोगी पार्टी ने। पार्टी तो जहां फंसी है आपको पता ही है, कर्ण का पहिया कहां फंसा है। जब तक आप तर्क नहीं बदलोगे कांग्रेस पार्टी, तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। फलता में चुनाव आए, परिणाम आया। मेरे लिए अरविंद जी खबर ये नहीं है कि भाजपा जीती। भाजपा को जीतना ही था, लीड खबर हो सकती है, अन्यथा जीतना तो था ही। ठीक, मेरे लिए खबर ये कि कांग्रेस पार्टी से 4 गुना ज्यादा, कितने? 4 गुना ज्यादा वोट लेफ्ट को मिले, जबकि कांग्रेस का मुसलमान उम्मीदवार था फलता में। क्या? मेरे लिए खबर ये है, और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, को सुनने को तैयार नहीं। राहुल जी अपना झाड़े रहो कलेक्टरगंज है, हटिया खुली बजाजा बंद, मानने नहीं किसी की। कुछ तो है। अरविंद जी, एक नए किस्म का प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है। जो देश में राजनीति कैसे बदल रही है या बदल गई है, ये प्रश्न अशोक जी से भी जुड़ा है, लेकिन आपसे शुरू करूंगा। जो जिनके सरपरस्ती में रामायण जलाई जाती थी, क्या, और मूंछों में ताव देके जलाई जाती थी चौराहे पर, क्या, वो रामायण बंटवा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बाबा साहब वाला संविधान भारत का संविधान है, तो अखिलेश जी कह रहे रामायण भारत का सांस्कृतिक संविधान है। जय श्री राम। इस लोग पूछते क्या बदलाव आया बंगाल के बाद। मैं कहता हूं बंगाल में शुभेंदु दादा को तो वहां सत्ता मिली, लेकिन पूरे देश की राजनीति अनुलोम विलोम कर गई। सपा रामायण बांट रही है। कभी सोच सकते थे आप अरविंद सिंह? नहीं, मैं नहीं सोच सकता था, लेकिन और रामायण को अखिलेश जी ने भारत का सांस्कृतिक संविधान कहा है। अरविंद जी, भैया बंगाल का इतना बड़ा साइड इफेक्ट होगा उत्तर प्रदेश तक, मैंने नहीं सोचा था। देखिए अमिताभ जी, इस पर मैं टिप्पणी करूं उसके पहले मैं समाजवादी पार्टी पे टिप्पणी करने वाला हूं। मैं अशोक जी की मैं प्रशंसा करता हूं। जितना बार भी मैंने डिबेट किया है, इतनी शालीनता से उत्तर देते हैं, कभी पर्सनल नहीं होते हैं और टू द पॉइंट जवाब देते हैं। मुझे लगता है
कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के किसी को सीखना चाहिए तो अशोक यादव से सीखना चाहिए। और मैं जब भी इनके साथ डिबेट में होता हूँ अभिभूत होता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि सार्वजनिक रूप से भी स्वीकारना चाहिए। और आपका काम अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, जनता में आप रहेंगे तो निश्चित रूप से जनता का आपको आशीर्वाद मिलेगा। यदि अखिलेश यादव जी राम की प्रशंसा करेंगे, रामायण की प्रशंसा करेंगे, भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सुधार करेंगे अपने पार्टी में, क्योंकि ये बार बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये लोग नाम लेते हैं। लोहिया जी ने तो भारत माता धरती माता लिखा है, उन्होंने राम और कृष्ण के बारे में भी बहुत विशद रूप से लिखा है। भारत के मिट्टी के रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो भारत के मिट्टी में पैदा हुआ है, उसको राम और कृष्ण का आदर करना ही चाहिए और उसको जान लेना चाहिए कि भारतवर्ष में राम और कृष्ण का अनादर करके आप नहीं रह सकते। भारत में सर्वधर्म समभाव है, हम सब इसको मानते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति कहती है कि सबका यहाँ रहने का अधिकार है, सबको अपने अपने मत के अनुसार पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार है। हम केवल इसलिए सेकुलर नहीं है कि हमारा संविधान सेकुलर है, ये अच्छी बात है, संविधान सेकुलर है, लेकिन संविधान सेकुलर भारत में इसलिए आया कि यहाँ की जनता बहुसंख्यक थी, वो हिंदू थी। इस बात को सबको अपने मानस में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी अपने गलतियों से एहसास हुआ है, जो भूतकाल में गलतियां किया है, चाहे कारसेवकों पे गोली चलाने की बात हो, या रामायण जलाने की बात हो, या भारत के महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करने की बात हो, या जैसे इनके एक सांसद के द्वारा राणा संगा को गद्दार बताने की बात की गई थी। ये बहुत संगीन गलतियां हैं समाजवादी पार्टी से। यदि वो सुधार करती है, ठीक रास्ते पे जाती है, तो मैं उसका वेलकम करूंगा और स्वागत करूंगा। जी अशोक जी, कहा जा रहा है अखिलेश जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता पकड़ा है, क्योंकि बंगाल के चुनाव से समाजवादी पार्टी को गहरा झटका लगा है। उसका नैरेटिव, उसका परसेप्शन, उसकी समझ भारत की राजनीति को लेके बिल्कुल ऊर्ध्वगामी हो गई। क्या ये नीचे और पांव ऊपर हो गए? किसी को अंदाज नहीं था, नॉन बीजेपी पॉलिटिकल फोर्सेस में किसी को अंदाज नहीं था कि ऐसा भी पोलराइजेशन हो सकता है, क्योंकि भारत में इतना हिंदू पोलराइजेशन कभी हुआ ही नहीं, और कहीं हुआ भी कुछ अवसरों पर, कुछ राज्यों में कुछ अवसरों पर, तो बहुत थोड़ा हुआ। बंगाल जैसा नहीं हुआ। और इवन फलता का मैं आंकड़ा देख रहा था अशोक जी, सब कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी और नोटा, ये चारों के वोट मिला दीजिए, उतने ही हैं जितना मुस्लिम वोट कास्ट हुआ क्या फलता में। इसका मतलब समझ ही रहे आप, राजनीतिक व्यक्ति हैं। क्या इसी ने अखिलेश यादव को इस बात के लिए बाध्य किया कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर चलो, जिसमें हनुमान जी महाराज हो, जिसमें मानस हो, गोस्वामी तुलसीदास हो, जिसमें टीका हो, चंदन हो, भंडारा हो, पूड़ी हो, हलवा हो? अशोक जी। हाँ देखिए, मैं आपके मूल सवाल पे आ रहा हूँ। लेकिन अभी भाजपा के साथी ने एक बड़ा ही आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा युवाओं को, जो युवा सरकार के खिलाफ पोलराइज हो रहे हैं, उन युवाओं को इन्होंने नमक हराम बोला। ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय बात है। देश के युवाओं को नमक हराम बोला जा रहा है। आपके मूल सवाल पर मैं आता हूँ। देखिए, जो केदारेश्वर महादेव का मंदिर शिव शक्ति अक्षरेखा पर इटावा में जो बन रहा है, क्या ये पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद बनना शुरू हुआ अमिताभ जी? नहीं। आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी धार्मिक रिचुअल्स होते हैं वो मंदिरों में जाते हैं। उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डिंपल यादव जी नवरात्र में बेटियों को खिलाती हैं, दुर्गा का पूजा करती हैं। क्या ये सब मतलब पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद ये सारी घटनाक्रम शुरू हुआ अमिताभ जी? नहीं। हम बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ, हम बताएंगे। ये तो पहले के हैं, उसके बाद क्या हुआ वो हम बताएंगे अशोक भाई जी। हाँ, आपने कहा रामायण जो है, रामायण की बात हम लोग कर रहे हैं। रामायण सांस्कृतिक संविधान है। रामायण को आपको याद होगा, अभी कितना दिन हुआ, 1 हफ्ता 10 दिन हुआ होगा, लखनऊ की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, योगी सरकार की पुलिस रामायण को पैरों तले कुचल रही थी। आपको याद है कि नहीं याद है? रामायण को ऐसे पकड़ा गया वकीलों के हाथ से, ऐसे फेंक दिया गया और पैरों से कुचला गया रामायण को। तो ये भारतीय जनता पार्टी रामायण कुचल रही है, तो हिंदू होने के नाते हमारा फर्ज बनता है जिस रामायण को कुचला जा रहा है भाजपा के द्वारा, उस रामायण का सम्मान करें।
तो ये बात है। आप हर चीज को चुनाव से जोड़ने का मतलब नहीं है। अशोक जी दूसरी आप बात कितना मैं- मासूमी से बोलते हो, कसम से जी। नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैंने जो बात बताई, अगर कोई बात इसमें गलत हो तो आप काटिए। हम ठीक है कोई बात अगर गलत हो तो जी। और इसके अलावा देखिए, भगवान राम को सम्मान देना, भगवान कृष्ण को सम्मान देना, उनके आगे दंडवत होना है, उनके विचारों को आत्मसात करना है, न कि भगवान राम का नाम लेकर के सड़कों पर तांडव मचाना है। ऐसे भगवान राम को सम्मान दिया जाता है अमिताभ जी। भगवान राम का नाम लेकर के छुपने के लिए भगवान राम, भाई हर काम अगर गलत काम हो रहा है उसके पीछे भगवान राम का नाम ले लीजिए, ये भगवान राम को सम्मान देना नहीं हो सकता, ये भगवान राम को अपमानित करने जैसा होता है। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि भगवान राम की विचारधारा, जो लेकिन अशोक ideology जी उनकी थी, एक इसमें एक चीज रह गई अभी, बाकी तो कार्यक्रम ठीक है, जिसने भी अखिलेश जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई है वो आदमी ठीक है। बंगाल के बाद उसने ठीक पकड़ा कि भैया चुनाव लड़ना है तो फिर ये अटका पटका डालना पड़ेगा, तिलक फिलक लगाना पड़ेगा, पूरी कचौड़ी बाहर बांटनी पड़ेगी। घर में पूजा करना अलग बात है, ये बाहर करनी पड़ेगी, घर में नहीं। डिम्पल जी करते हैं घर में कन्या पूजन, क्या अखिलेश जी सड़क पर उतरे हैं भंडारा करने, इसमें अंतर है। अरविंद जी रुकिए, अभी मेरी समझ ये कहती है कि जब यहाँ तक आई गए कि रामायण को सांस्कृतिक संविधान घोषित कर दिया, छोटी छोटी व्याख्या नहीं, उनको किसी ने शब्द लिख के दिया होगा ठीक है, लेकिन बोला उन्होंने है, इसलिए बड़ी बात है। कंठ तो अखिलेश जी का है, भारत का सांस्कृतिक संविधान, बड़ी बात कही। वो राहुल गांधी से आगे निकल गए। अब रामायण क्या है? रामायण भगवान राम के चरित्र का गुणगान है, और राम का स्थान कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या मंदिर भी बन गया। मुझे लगता है अब अखिलेश जी को बिना देरी किए रामचरितमानस लेके अयोध्या में रामलला के दर्शन करे आना चाहिए, दीपक जला आना चाहिए देसी घी का एक, और रामदाना चढ़ा आना चाहिए। नहीं, सबके मुंह बंद हो जाएंगे जो कह रहे कि रामायण बांट रहे हो, अयोध्या नहीं जा रहे हो। लोग कह रहे हैं ना, घूम आओ, क्या दिक्कत है? अशोक जी आपसे कौन पैसा लगना है कि वो टिकट लेनी है, रेल में रिजर्वेशन कराना है? भाई आपको तो जहाज में बैठना, अपने घर से बैठिए और वहां उतरिए जाके एयरपोर्ट पर। अशोक जी अच्छा नहीं रहेगा, राजनीतिक तौर पर इसका बड़ा मैसेज जाएगा। अनम्यूट कर लीजिए जी। ठीक है। उन्होंने हमेशा ये कहा है, उन्होंने हमेशा इस बात को आश्वासन दिया है कि हम भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। कभी उन्होंने मना किया? नहीं मना किया। और भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव सबके आराध्य हैं। इस पे भाजपा अगर पेटेंट कराने की कोशिश करती है तो इस पे थोड़ा सा आपत्ति हम लोग जताते हैं कि भगवान तो सबके हैं, लेकिन आप भगवान का, फिर मैं वही बात करूंगा कि आप उनके विचारों को 5% ही आत्मसात कर लीजिए, भगवान राम के विचारों को, जिस तरह उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन आज भाजपा के नेताओं को देखिए, मर्यादा तोड़ने में, मर्यादा तार करने में कभी पीछे हटते हैं लोग। ठीक। भाजपा के बड़े नेताओं की बात कर लीजिए। ठीक है अशोक जी। रवि प्रताप सिंह जी, बंगाल के चुनाव ने भारत के राजनीति का समाजशास्त्र, मेरे शब्दों को गौर सुनिएगा, बंगाल के चुनाव के नतीजों ने भारत की राजनीति के समाजशास्त्र को अनुलोम विलोम करा दिया है। क्या? सिरहाना पैताना कर दिया, पैताना सिरहाना कर दिया। मैंने फलता का अर्थमेटिक अभी आपको बताया। अभी जो चुनाव हुआ है वहाँ वोटिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया। कांग्रेस, टीएमसी, नोटा और लेफ्ट, चारों को जितने वोट मिले उतने ही मुस्लिम वोट पड़े फलता में। अब इसके आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता ढूंढ लिया है। हाईवे ना सही, उनने सर्विस रोड तो पकड़ ही ली। कांग्रेस कहां खड़ी है रवि जी? अमिताभ जी, आपने जो विश्लेषण किया कि वेस्ट बंगाल से निश्चित रूप से राजनीति की एक नई विधा का आगाज हुआ। इतना पोलराइजेशन इससे पहले कभी हुआ नहीं था, कभी नहीं हुआ। और जातियों में तो कभी होता रहा, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। लोग ये समझते थे कि हिंदू पोलराइज नहीं हुए, लेकिन हिंदू पोलराइज हुए हैं। तो सारे लोगों को सोचना और अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने अपने राजनीति के स्थायित्व के लिए विधाओं में परिवर्तन तो करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत में भी उन्हीं चीजों का वर्णन, लेकिन हम कथा नहीं कहते हैं क्योंकि एक लड़ाई, और उसी गीता को हर जगह अदालत से लेकर के और दिल से लगा के घूमते हैं। लेकिन रामायण में अमिताभ जी जिस वर्णन है एक
सामाजिक परिवेश में अगर हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो राजनीति भी खत्म हो जाती है, कूटनीति भी खत्म हो जाती है, व्यवहार नीति, पुत्र नीति, पिता नीति सब पूर्ण हो जाती है। इसलिए रामायण की अपनी एक मर्यादा है, और रामायण तो सबके घर गाया जाता है। अब इस महीने में तो हर जगह गाया जा रहा है। अब जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो सॉफ्ट नीति की बात आ रही है, रामायण तो सबके दिलों में है, हमारे भी दिलों में है, आपके भी दिलों में है। ये है कि भाई सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, मोहब्बत का एक ऐसा जलवायु आयाम बना रखा है। तो आप ये न कहें कि हम सॉफ्ट और हार्ड में हैं, हम भी रामायण को उतनी ही इज्जत देते हैं और उतना ही मानते हैं जितना और लोग मानते हैं। ये तो हमारे अनंत भाई के जो जैसे लोग हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम पेटेंट करा लेंगे, क्योंकि ये धर्म का पेटेंट, और सोचते हैं राम इन्हीं के पेटेंट। राम अगर पेटेंट होते तो भाई अयोध्या में हार नहीं जाते। ये तो ये थोड़ा सा इनको समझना चाहिए। एक और बात अमिताभ जी कहना चाहते, अमिताभ जी 10 सेकेंड। जी। जर्मनी में एक व्यक्ति था जो ये समझता था कि जर्मनी का बड़ा विकास हो रहा है। जब वो खत्म हुआ तो जर्मनी को पता चला कि विकास नहीं, अवनति हो गया। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे हुआ कि पासपोर्ट जो 74 पे था वो 10 साल में 85 पे चला गया। हैप्पी इंडेक्स जो करीब 82 पे था वो 144 पे चला गया। जो प्रति व्यक्ति आय है वो 146 नंबर पे चला गया। जो प्रेस का फ्रीडम है 157 पे चला गया। ठीक है रवि भाई। तो इन सब चीजों को देख करके 1 दिसंबर 98 में प्याज पे सुषमा जी की सरकार गिर गई थी, प्याज पे। तो इतनी तेल पे हम भी कह सकते हैं 1 साल में सरकार गिर जाएगी। दूसरी बात जो बता दें, एक वोट से वाजपेयी जी जब हारे तो कहा था उन्होंने कि दलों को तोड़ मरोड़ के अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। अनंत भाई के लोग ये जानते हैं क्या आप अपनाए। उन्होंने कहा कि दलों को तोड़ने मरोड़ने से सत्ता अगर रहती है तो हम मंगल ग्रह तक, जमरात के दरवाजे तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और इसी विधा पे ये चल रहे हैं। ठीक, अरविंद जी 30 सेकंड, फिर मुझे अमित जी के पास जाना, सिर्फ 30 सेकंड। देखिए 30 सेकंड में मैं पूरा करूंगा। अच्छी बात है आपने अटल जी की प्रशंसा की कि 1 सीट से हार गए, 1 वोट से हार गए, लेकिन तोड़ा मरोड़ा नहीं। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को खरीदा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस ने घुसखोरी किया है। भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक पार्टी को दंडित ठहराया है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। दूसरा, आप रामायण को अच्छा कहते हैं, राम को अच्छा कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व खतरा है, हिंदुत्व देश के लिए खतरा है, तो उस पर आप क्यों नहीं बोलते? जब आपके गठबंधन में हिंदुत्व की तुलना एड्स से, कैंसर से और छूत की बीमारी से की जाती है, तो राहुल गांधी के मुंह में दही क्यों जमा रहता है? जवाहरलाल नेहरू से लेके और सोनिया गांधी तक राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण किया गया, तो उस पर क्यों नहीं बोलते? और आपकी नेता तो कहती थी कि राम काल्पनिक है। आपने सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक नहीं, आपको शर्म नहीं आती है? आपकी नैया डूबने लगी, हमने खोला, जब जनता आपको ठुकराने लगी है तो आज आपको राम याद आ रहे हैं। हर पापी रखवाई समय में, हर पापी को जो हमारे पछतावा होता है और उसको राम याद आते हैं। लेकिन अच्छा होता आप सुप्रीम कोर्ट में राजीनामा देकर। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, अरविंद भाई को भी और रवि जी को भी, दोनों मित्रों को। अनंत, अमित, 1 साल में सरकार जा रही है कि नहीं? भाजपा को क्या लगता है राहुल गांधी की इस भविष्यवाणी का आधार क्या है? मन की मौज है या इसके पीछे कुछ है, सब्सटेंस है? नहीं, इसके पीछे उनकी अगंभीरता है, इसके पीछे कोई सस्पेंस नहीं है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कारण नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका अकाल्पनिक, उनके जो सलाहकारों द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो है। और इस देश में भैया जी जिसने भी सनातन के खिलाफ जो कार्रवाई की है, चाहे वो इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर साधुओं पे गोली चलवाने का काम किया हो, चाहे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम किया हो, या पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने सनातनियों को गाली देने का काम किया हो। आज जो अखिलेश जी जो काम कर रहे हैं, ये 2 साल पहले ममता दीदी उसी पश्चिम बंगाल में काम करना प्रारंभ कर दी थी। दीघा में जब उसने जय जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की, सिलीगुड़ी में जब उन्होंने जय महाकाल की स्थापना की, उनको यह समझ आ गया था कि इस देश का सनातनी, इस देश का हिंदुस्तानी एक तरीके से आगे बढ़ चुका है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसी तरीके से आपने तो सलाह दे दिया माननीय अखिलेश यादव जी को, लेकिन अली शेख साहब को समझ आया। भाई आपको चुनौती दे रहा हूं समझ ही नहीं ना, राम जी के अस्तित्व के लिए और आज खड़े हो हमारे नेता, आज राम जी को अपना अनुयायी मानना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तब आप बताइए कि वो कितना ठीक है। रवि भाई अभी रुकना होगा। गंभीरता का प्रमाण है कि नाले से गैस में चाय बनवा देते हैं, गंभीरता का प्रमाण है कि बादल में रडार छुप जाता है, गंभीरता का रवि भाई का ये प्रमाण है
फादरलैंड पे श्रीमान होके और राहुल वो हो गांधी जाता। जी विदेश मैं जाते आपको हैं चुनौती देता और हूँ, बिना सिक्योरिटी को आपको बोले चुनौती जाते देता हैं हूँ, और जाते हैं पिछले योगा 12 करने साल के में लिए। योगा करने एक कोई भी बात वहां हमारे जाता है नेता क्या? ने कही हो, थाईलैंड और जाता है अगर क्या कोई पीछे योग मुड़ा हो, करने के लिए? और आदरणीय कोई योग करने प्रधानमंत्री के लिए? जी हमने तो 12 इसका साल में भारत एक भी अपनी बात पे योग आज करने भी के लिए कायम लोग हो। थाईलैंड आप जाते हैं। बता दीजिए, नानी के यहाँ आप चलवाइए नानी के यहाँ जाते हैं होली खेलने के लिए। इटली हमने तो नहीं सुना। अभी अग्निहोत्री जी चला देंगे, आपने सुना आप नहीं फिर रवि जी? बैठोगे नहीं यहाँ। आपके युवराज इस देश में होली खेलते नहीं, इटली नानी के यहाँ होली खेलने के लिए चले जाते हैं। अरे देश आप के झूला होली नहीं झूलिए और खेलते जा हैं। करके और योग जाके करने के झूला लिए झूलिए फादरलैंड के योग यहाँ, करने के लिए झूला थाईलैंड झूलिए चले चाइना जाते हैं। में, चाइना में योगा बीजिंग में करने के कहिए लिए कि थाईलैंड कौन सा चले देश जाते है पैदा हैं। होने में, ठीक, और आपके आपकी बात कंटेनर वापस कर दे, इतना और गंभीर जा और करके इतना बड़ा रसंगला के राजनीतिक पेट्रोल व्यक्ति में हमने तो शैतान कभी सिंह देखा की ही नहीं। प्रतिमा तोड़वा के पीछे कर दो। क्या बात कर रहे हो श्रीमंत अमित राहुल भाई? गांधी जी जैसा और राजनीतिक व्यक्ति तो हमने जीवन में अरे नहीं देखा। राहुल इतना गांधी जी गंभीर जैसा व्यक्ति दिल से पॉलिटिक्स हमने करने वाला देखा कोई ही नहीं। मिलेगा नहीं। पूछिए निष्कांत दुबे से, कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो 150 सीट नहीं जीतेंगे हम लोग। पूछ लीजिए निष्कांत दुबे को। आप लोग कभी पप्पू कहते हैं, कभी जोकर कहते हैं, कभी टपोरी कहते हैं। अरे कुछ तो सीखो भाई। गांधी भी बिना गांधी जब बैरिस्टर थे तो कोट पहनते थे, और जब धोती पहने तो देश को आजाद करा दिए। धोती पहन के आजाद करा दिया। फटी धोती पहन के शास्त्री जी ने इस देश को हरित क्रांति दे दी और पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। ठीक है फटी धोती। रवि भाई अभी रुकना होगा, आनंद अमित रुकना होगा। तो मुझे लग रहा है शायद कांग्रेस इशारा कर रही है कि राहुल गांधी भी फटी धोती पहनना शुरू करेंगे देश को महान बनाने के लिए। अगर ये इशारा है तो मैं कहूँगा फटी की जरूरत नहीं, धोती अच्छी पहनो। फटी की जरूरत क्या, मान लो धोती कंफर्टेबल है तो ठीक है धोती, लेकिन धोती ठीक पहनो, आपकी प्रतिष्ठा भी महत्वपूर्ण है। अब फटी का टाइम नहीं, भारत उतना संपन्न है कि धोती तो अच्छी पहना ही सकता है नेता विपक्ष को। कुछ बातें बड़ी विचित्र आई हैं इसमें, वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। मेरे शो में बाकी तू में सब अनुमन्य है, लेकिन तथ्य दुरुस्त रहना चाहिए। तथ्य गलत जाता है तो मेरा चेहरा खराब होता है। रवि भाई विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने जोश में कहा कि हमने मूर्ति रखवाई। नहीं, हम का मतलब होता है कांग्रेस में गांधी परिवार। जब मूर्ति रखी गई, अरे रुक जाओ भाई, सब आप ही जान रहे हो क्या दुनिया में। जब कांग्रेस वहां मूर्ति रखी गई तो जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और के नायर फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। क्या इतना बाकी को गूगल में ढूंढना पड़ेगा, मुझे याद है पूरा। ठीक, जब मूर्ति वहां प्रकट हो गई, रात भर कीर्तन चला, तो जवाहरलाल जी को पता लगा तो वो आग बबूला हो गए। पहले तो उनने गोविंद बल्लभ पंत की क्लास ली, बोले आप किसी लायक नहीं हो पंत साहब, आपने क्या करवा दिया बताइए, हटाइए मूर्ति यहां से। पंत जी ने कहा कि मैं डीएम से बात करता हूं। के नायर ने कहा कि पंत साहब मैं मूर्ति नहीं हटने दूंगा, मूर्ति हटेगी तो बहुत व्यापक इसकी प्रक्रिया पूरे देश में होगी। पंत साहब ने पंडित जी को बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं मान रहा। पंडित जी सोचिए, भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ हो कि नाराज प्रधानमंत्री डायरेक्ट खुद डीएम को फोन लगा दे, बोले मैं बात करूं। उन्होंने के नायर से बात की। के नायर ने कहा कि पंडित जी आई एम सॉरी, मैं मूर्ति नहीं हटने दूंगा, आप मुझे हटा सकते हैं, लेकिन जब तक मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैजाबाद हूं मूर्ति नहीं हटेगी। जवाहरलाल नेहरू ने सुझाव दिया था इनको सरयू में प्रवाहित कर दीजिए मूर्तियों को, और कांग्रेस को उसका भी क्रेडिट ले रही है यार, गजब बात है। और कांग्रेस ने कहा ये दोहरा चरित्र मत रखिए, आपको इसी से नुकसान हुआ। आपने कहा ताला हमने खुलवाया, तो राजीव गांधी के आदेश से ताला नहीं खुला, नारायण दत्त तिवारी के आदेश से नहीं खुला, ताला खुला डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबाद के ऑर्डर से, वो क्रेडिट कांग्रेस का। और कोर्ट के आदेश से मंदिर बना तो बोले इसमें मोदी क्या लेना देना, कोर्ट ने बनाया मंदिर, कोर्ट ईंट गारा लाया था, अच्छा, और ताला आप खोले थे। राजीव गांधी गए थे चाबी बनवाने ताले की, नहीं ना। आपको वो आंदोलन भी याद नहीं, बढ़ो जोर से आगे, आगे बढ़ो जोर से बोलो जन्मभूमि का ताला खोलो, नारा लगता था अयोध्या में, आगे बढ़ो जोर से बोलो जन्मभूमि का ताला खोलो, तब ताला खोला।
क्या राजीव गांधी की जेब में जैकेट में थी चाबी जो उनने कहा जाओ फौतेदार खोला ताला? नहीं ना। आप क्यों क्रेडिट ले रहे हो? और अगर आप ताला खोलने का क्रेडिट लोगे तो अनंत अमित को फिर मंदिर बनाने का 100% क्रेडिट देना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। तराजू तो बराबर रहेगा ना। अशोक जी ने कहा कि, और रवि भाई ने भी कहा कि हम तो बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं और रामायण हमारे रोम रोम में बसे हैं रोम रोम में राम। ऐसे नाते अपने उनके, निंदिया अपनी सपने उनके, मनवा खास गुलाम बसे हैं रोम रोम में राम। बता दिया। ठीक बात है, मैं आप लोगों की भक्ति पर शक नहीं कर सकता, वो पात्रता मुझ में नहीं। लेकिन अशोक भाई एक बात कहूं, जैसे टीले वाली मस्जिद पे जाके आप अपने दिल के अरमान भौतिक रूप से दिखाते हैं, ईदगाह में जाके दिखाते हैं, इफ्तार पार्टी करके दिखाते हैं, टोपी धारण करके दिखाते हैं, आपसे मतलब कांग्रेस और आप दोनों, क्या वैसे आप लोगों की कभी इच्छा नहीं होती कि इधर भी ये कर दें, भौतिक रूप से दिखा दें? नहीं, ये दिल में धारण कर रहे हो, लेकिन टीले वाली मस्जिद जाना पड़ता है। नहीं, यही धोखाधड़ी बंद कर दो, ये नहीं चलेगी। अब बिक नहीं सकती, जितनी बिकती थी पंडित जी के समय में बिक गई, इंदिरा जी के समय में बिक गई, थोड़ी बहुत राजीव जी के समय में बिक गई, अब उस दुकान ही खत्म हो गई। वो धोखाधड़ी नहीं चलेगी। आपको फिरंगी महली साहब के यहां जाके ही ये बताना पड़ता है मुसलमानों को कि मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं। ममता जी को फुरफुरा शरीफ जाके बताना पड़ता है कि फुरफुरा हम तुम्हारे साथ हैं। किसी को चरारे शरीफ जाना, किसी को देवा शरीफ जाना, किसी को अजमेर शरीफ जाना। क्यों? अल्लाह मन में नहीं है? अल्लाह भी तो मन में होगा ना आप लोगों के। आपने कभी नहीं कहा कि अजमेर शरीफ जा क्या करेंगे यार, अल्लाह मेरे मन में नहीं ना। बोले इफ्तार क्यों करेंगे, अल्लाह मेरे मन में नहीं कहा। वहां चाहिए टीले वाली मस्जिद भी जाना है, राम मंदिर। बोले राम क्या भाजपा का है जो हम जाएं? हमारे दिल में खुद राम है। अच्छा, फिर टीले वाली मस्जिद क्यों जाते हैं? कोई तो कारण होगा। राम मन में है और अल्लाह सड़क पर है। कभी आपने नहीं कहा कि अल्लाह की मस्जिद में क्यों ढूंढने जाए? हम मान लेते हैं कि आप निराकार वाले हो, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, मान लिया कि आप उस दर्शन सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, तो केवल हिंदुत्व के साथ क्यों, मुसलमान इस्लाम के साथ वो दर्शन क्यों नहीं लागू होता कांग्रेस का? मां के हृदय में बेटा संतान बसती है, फिर भी मां संतान को चूमती है, उसको गोद में लेती है ना। बाबर की समाधि के मकबरे पर जा सकते हो, जो देश में नहीं 3 पीढ़ियां जा सकती हैं, लेकिन रामलला के मंदिर में एक दीपक जलाने नहीं जा सकते हो। और फिर ये ऊपर से रंगबाजी, ये कि हमारे तो रोम रोम में राम है। रामलला भी सुनते होंगे तो कहते होंगे भैया किनसे पाला पड़ गया, गजब लोग हैं, थेतरे किए जा रहे हैं। क्या कोई मानेगा भारत में नहीं दुनिया में कि पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा, रेहान और प्रियंका जी के बाल बच्चे और भी जो हैं, किसी को कभी टाइम ही नहीं मिला अयोध्या जाने का? गजब आदमी हो यार। और फिर हमसे कहते हो कि ये भारत में मनवा दो कि हमारे अंदर राम बसे। कैसे मान लेगा कोई? कोई नहीं मानेगा। सब इतने व्यस्त रहे। फैजाबाद कैंपेन करने गए आप लोग, पंडित जी गए, इंदिरा जी गई, राजीव गांधी गए। राजीव गांधी की बड़ी चर्चा होती है, कांग्रेसी उससे अयोध्या पर बात करो तो वो राजीव गांधी का फोटो ले आते हैं। मैं एक बड़ी बात रहस्योद्घाटित कर दूं, अशोक जी शायद आपके भी स्मरण में नहीं होगी, राजीव जी ने
अपने कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव के कैंपेन की शुरुआत फैजाबाद से की। क्या कैंपेन की शुरुआत फैजाबाद से की, लेकिन वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कैंपेन वहां से शुरू किया, देश भर से पत्रकार लेके आए गए, रेल में बैठाल के। मुझे दृश्य याद है वो राजीव जी का, लेकिन बगल में रामलला थे, वहां नहीं गए कि 1.25 रुपया का प्रसाद चढ़ा दे और 2 गेंदा के फूल। ये काम राजीव गांधी ने नहीं किया। फिर फैजाबाद से क्यों आए थे कैंपेन शुरू करने? राम से परहेज भी है आपको और राम का लाभ भी लेना चाहते हैं। आप फैजाबाद किस लिए आए थे? इसीलिए ना कि रामत्व का लाभ मिले, लेकिन बगल में रामलला थे, आप प्रणाम करने नहीं गए। ये सब गलतियां। अब मैं लास्ट नोट पे एक बात कहूंगा भारत के सब दलों के लिए। बंगाल अप्रत्याशित रूप से भारत की राजनीति में एक धूमकेतु की तरह से उभर कर आया है। वहां के जनादेश की समीक्षा करिए, नहीं करेंगे तो दिवालिया हो जाएंगे वोट से। मैं फिर दोहरा दूं, फलता का जो वोटिंग का वो जो आया है डिटेल एनालिसिस, उसमें कांग्रेस, तृणमूल और लेफ्ट पार्टी के तीनों के उम्मीदवारों को जितने वोट मिले हैं उतने ही मुस्लिम वोट पड़े। इसका मतलब जो नॉन मुस्लिम वोट है वो कहां गया ये बताने की जरूरत नहीं ना अशोक जी। इसका मतलब हिंदुओं ने आप पर भरोसा नहीं किया ना फलता में, न कांग्रेस पर, न टीएमसी पर, न लेफ्ट पर। ये छोटी बात है क्या? सोच कर देखिए, अगर ये लखनऊ में हो गया, इटावा में हो गया, फर्रुखाबाद में हो गया, मैनपुरी में हो गया अशोक जी, तो हाहाकार मच जाएगा कि नहीं? दिल पे हाथ रख के सोचना, यहां जवाब मत दीजिए, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। अगर ये उत्तर प्रदेश में हो गया तो सब कुछ पलट जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा और प्योर मसाला।